जी, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। गुड। सो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मिड ईयर के अंदर आपका जो सिलेबस है ना वो बस यहीं तक आ रहा है। ठीक है, इसी चैप्टर तक आ रहा है। ये लास्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो टॉपिक है वो मिड ईयर में नहीं आएगा। वो आगे सीक्वेंस लिखा हुआ है, देखें, पीरियड 3, ग्रुप 17 और इक्विलिब्रियम, सारे टॉपिक्स आगे लिखे हुए हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे, जो भी हमारा टाइम आगे बढ़ता रहेगा, बट हम मिड ईयर में यहीं तक है हमारे पास। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए आप ये करें कि मैंने आपको हार्ड कॉपी में नोट्स दिए हैं कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो आप अपने पास ओपन कर लें। वो ये वाले नोट्स हैं, सबके पास होना चाहिए। इस तरह के नोट्स हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इसमें आई थिंक पेज नंबर 15 या 16 है, 16 17 पर है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी टॉपिक। इसके लिए आपको डेटा बुकलेट की जरूरत पड़ती है, तो मैं पहले ही डेटा बुकलेट में से वो पेज ओपन कर लेता हूं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये होती हैं आयनाइजेशन एनर्जीज। ये मैं यहाँ से टेबल को जो है ना, इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अच्छा, मैं पूरे की जरूरत तो नहीं है वैसे अभी के लिए, पर चलें, लेटर ऑन हमें बाद में जरूरत ना पड़े। इसको पूरे को मैं यहाँ पर आपके नोट्स में पुट कर लेता हूँ। ये रहा पूरा टेबल, सही, आयनाइजेशन एनर्जीज का। सो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। फिर उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a gaseous atom in 1 mole of gaseous atoms। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है इसकी। इसकी थ्योरी ये है कि किसी भी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइट। और फिर न्यूक्लियस के बाद अलग अलग जगहों पे शेल्स होते हैं, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिसके बाद मजीद कोई आगे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस के बीच, वैसे तो हर इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। So there is electrostatic force of attraction between the valence electrons and the protons inside the nucleus. सही। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं एटम में से, तो आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है। आपने मेरे साथ डिस्टेंस ऑर्डर पढ़ा है पहले भी, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन that is removed from an atom comes out from the valence shell orbital, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा होता है, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में होता है, राइट। इसमें तो कोई किसी को मसला नहीं है, सबको ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होता है कि टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन from an atom needs energy, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, to overcome the attraction between electrons and protons. This required energy is called ionization energy, measured in kilojoules per mole and provided in data booklet. और ये आपको डेटा बुकलेट में दी हुई है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, जरा बात को समझें। हम ये कर रहे हैं कि हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त हमें जो एनर्जी चाहिए होगी, और वो इसलिए चाहिए होगी क्योंकि जब आप उस इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाल रहे होंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ होगा। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को क्यों पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, लिहाजा उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होंगे तो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो आपको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। उसको प्रोवाइड करके आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करते हैं। जब आप वो एनर्जी दे देते हैं जिससे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवरकम हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर आ जाता है। ये बात सबको समझ में आई? किसी का कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट करके अभी पूछ ले। हाँ भाई, इखलास भाई, माइक अनम्यूट करना जरा। जी सर। क्या समझ में आया? सर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको खत्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती
जब हम वो एनर्जी दे देंगे और वो फोर्स खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आता है? क्योंकि वो सबसे बाहर होता है, वो उससे दूर होता है सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से। जी, और उसको निकालना सबसे आसान भी होता है। ठीक है। जी। अच्छा, एट अब जरा सही, ठीक है भाई, आप माइक म्यूट कर दें अपना। अब जरा दूसरे बच्चे जो है वो प्रोसेस को थोड़ा सा ये समझें कि हम क्या करेंगे। अच्छा, हमारे साथ कौन है जरा, और जी, अरहम बेटा जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। सोडियम एटम जो है वो ग्रुप 1 में है, सही है। वो जी, खुद से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? खुद से एक करता है। वैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या वो जी। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि वो फिर स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल सही है। नहीं होगा। पर ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, ये सोडियम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, उससे हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक है। एक मशीन होती है जी। उसके जरिए। तो आप सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस तरह। ठीक ओके। है। सोडियम आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, आप निकालेंगे। और जब आप निकाल रहे हैं तो फिर आप जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी एक एक करके निकालते हैं। तो अक्सर बच्चे जी। जो है वो ये समझते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि बिल्कुल सही समझते हैं। और उससे ज्यादा अगर हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएं तो वो कहेंगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है इससे ज्यादा, क्योंकि वो अपने जमाने में केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं। और यहाँ बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि एटम में से हर इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी कितनी है, ये हमारा मकसद है। सही है बेटा? जी। ठीक है, माइक म्यूट कर दें आप। अच्छा भाई, जैन भाई माइक सही हुआ आपका? सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइट चली गई है। अब बताएं क्या पढ़ा रहे हैं आप? अच्छा शाबाश, तो कुछ नहीं सुना? नहीं सर, लाइट ही चली गई सर, क्या करें। के वाले यार, इतने अच्छे हैं हमारे। बेहतरीन। अच्छा भाई, चलो मैं रिकैप करा देता हूँ आपको अभी। हम ये कर रहे हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और ये आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं टेबल के अंदर। जी। जी। इसमें अगर आप हाइड्रोजन के अंदर देखें तो एनर्जी लिखी हुई है 1310, और ये सारी एनर्जीज इस यूनिट के अंदर हैं, किलो जूल्स पर मोल। मोल के। ठीक है। ये एनर्जी आपको बता रही है कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1310 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी। हम्म। हाइड्रोजन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कोई एनर्जी नहीं लिखी हुई, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जी। उस अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये एनर्जी लगती है। ठीक। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में 2 होते हैं। तो उनमें से किसी दो में से पहले को निकालने की एनर्जी है 2370, और जो जी। दूसरा बचेगा उसको निकालने की एनर्जी है 5250। और हीलियम ओके। में तीसरी एनर्जी नहीं है, जी। क्योंकि हीलियम में तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हम्म। सही है। जी। पहला सवाल है, हीलियम इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है? हीलियम तो नोबल गैस है, हम्म। वो तो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ मैं इन्हें ये समझा रहा था कि यहाँ पर हम हर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चाहे वो मेटल होगा चाहे वो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल तो नोन है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, पर हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। और नोबल गैस तो ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं, हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हम करवा रहे हैं और उसका मकसद है ये पता करना कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी कितनी एनर्जी निकल सकती है। ठीक है। ठीक। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखें जरा, प्रोटॉन नंबर 3। लिथियम में 3। उन तीनों की एनर्जी दी हुई है। बेरिलियम में कितने होते हैं, 4। उन चारों की एनर्जी दी हुई है। बोरॉन में होते हैं 5, पर उन 5 में से हमारे पास 4 की एनर्जी है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको 5वें की भी मिलेगी, क्योंकि डाटा बुकलेट में ऊपर लिखा हुआ है ठीक। आयनाइजेशन एनर्जीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स।
तो भाई बोरॉन से आगे हमारे पास मजबूरी ये है कि इलेक्ट्रॉन तो 4 से ज्यादा होंगे, पर हमारे पास बस पहले 4 की एनर्जी होगी हर एलिमेंट, बोरॉन के बाद से। सही है। ओके। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी जो है कभी कम है कभी ज्यादा है, हमें इसको समझना है कि ये एनर्जी जो है ये कम ज्यादा क्यों हो रही है। तो उसकी बुनियादी वजह तो ये है, बेसिक वजह ये है कि जब आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो अगर आप इखलास भाई की गुफ्तगू सुन रहे हो तो वो फरमा रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बता रही है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, 1310, जी। जबकि हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ी। इसका मतलब ये है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन के मुकाबले में। समझ में आई? जी। 2370 है ना इसकी एनर्जी, उसकी है 1310। हमें ये पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ, कि हीलियम के एटम में ऐसी क्या बात है कि उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स हाइड्रोजन से ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। जी। फिर लिथियम में देखो तो फोर्स क्या हो गई, कम हो गए। तो हमें पढ़ना है यहाँ कम क्यों हो गई। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ वर्टिकल में पढ़ना है, फिर हमें हॉरिजॉन्टल में पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल में ये पढ़ना है कि ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम बढ़ की के गई। 2370 से 5250 क्यों हो गई। यानी कि हीलियम का ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल था हमारे लिए। इसी तरह लिथियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए। तो हमें ये सारी चीजों की वजूहात चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। तो जो डेफिनेशन है इस प्रोसेस के, डेफिनेशन है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गैसियस एटम। हर चीज गैसियस होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गैस होता है। जी। ठीक है, पर हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। हमें H2 में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, हमें H में से निकालना है, क्योंकि गैसियस एटम लिखा हुआ है। जी। हीलियम होता ही गैस है, उसका तो मसला नहीं। पर लिथियम की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिथियम मेटल होगा ना सर, सॉलिड होगी। तो उसको पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, गैस। गैस, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो भी ओके। चीज सॉलिड नहीं है, सॉलिड है, लिक्विड है, वो पहले गैस बनेगी। और जो भी चीज उसके बाद। मॉलिक्यूल है, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, F2 है, ये सारे पहले एटम बनेंगे। ठीक है। गैस बनेंगे, एटम बनेंगे, फिर इनमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सही है, गैसियस ठीक। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके। और एनर्जी क्योंकि पर मोल कोट हुई हुई है, पर मोल, इसलिए डेफिनेशन में आगे लिखा हुआ है इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ये काम आपने 1 मोल के साथ ठीक। करके फिर डाटा कोड करना है। ठीक है, जी। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरी क्या है कि जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा आखिरी शेल से या आखिरी ऑर्बिटल में से निकलता है। पहला इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाला पहले निकलता है। ठीक है, जी। और उसको निकालने की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये हमने आपको भी बता दिया। अब हम डेटा बुकलेट में हमने एनर्जीज देखी हैं, और अब हम उन एनर्जीज को यहाँ पर कोट करना चाह रहे हैं। चलें, अब आप माइक अनम्यूट करके हम टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फैक्टर्स affecting ionization एनर्जी, वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी पे असर करते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि हमने ये कहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ
electrostatic force of attraction. माइक म्यूट रखो बेटा. Between electrons and protons. ये स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये है कि अगर कहीं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो तुम्हें उसका मकसद मतलब ये निकालना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स बढ़ गई है, और जहां आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई है वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स कम हो गई है. सही, इसका मतलब ये होता है. तो वो क्या चीज है जो आयनाइजेशन एनर्जी को असरअंदाज कर रही है? तो एक्चुअली इस हेडिंग का मतलब है कि वो क्या चीज है जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को असरअंदाज कर रही है. क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर कमी या ज्यादती होगी तब आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा होगी. यानी आयनाइजेशन एनर्जी खुद से कोई चीज नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर रही है. तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा मजबूत हो जाती है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जब वो थोड़ा वीक पड़ जाती है तो आपको कम एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की. तो हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किन बातों पर इफेक्ट होती है. तो हमें ये पढ़ना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स between electrons and protons depends upon number one protons. ठीक है, देखें जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस वक्त आप इलेक्ट्रॉन तो एक निकाल रहे होंगे. सही है, मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूं. अच्छा जी, हमारे साथ कौन है? उमर अनवर भाई, जरा माइक अनम्यूट करें. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ये जो टेबल में कॉलम है फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट का मतलब क्या है? यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. सेकंड का मतलब? दूसरा निकाल रहे हैं. तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या उस वक्त भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं? तब भी एक निकाल रहे हैं. यानी कि आप हर वक्त एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. थर्ड में भी आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पर वो जी. तीसरे दफा थर्ड टाइम निकल रहा है. पहले दो दफा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. इसका मतलब ये है. थर्ड का मतलब ये नहीं है कि तीन इलेक्ट्रॉन साथ में निकल रहे हैं. थर्ड का मतलब भी यही है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. यानी कि हर दफा इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? एक ही निकलेगा हर दफा. एक निकलेगा. पर जो न्यूक्लियस होगा, जरा इमेजिन कीजिएगा, न्यूक्लियस होगा उसमें हर दफा प्रोटॉन एक तो नहीं होंगे प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहेगा ना. ना. फॉर द सेम एटम तो कांस्टेंट रहेंगे. मैं अलग अलग एटम की बात कर रहा हूँ. जैसे आप सही. हाइड्रोजन और हीलियम में फर्स्ट को कंपेयर करें. हाइड्रोजन में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पहला, और हीलियम का जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है? 1 और हीलियम में? 2. तो फोर्स तो चेंज हो गई ना. जी सर. ठीक है, तो प्रोटॉन वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल क्या जी है? प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस प्रोटॉन. में प्रोटॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा नहीं हो सकते. तो प्रोटॉन्स. इसलिए मैंने आपके यहाँ नोट्स में ये बात लिखी हुई है. मैं यहाँ बार बार नहीं लिखना चाह रहा, टाइम जाया होता है. मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये देख लें सब लोग. न्यूक्लियर चार्ज में मैंने क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स. द more protons there are in the nucleus, the more positively charged the nucleus is, and the stronger the attraction for the electrons. ये बात समझ में आ गई भाई लोग? आ गई सर, आ गई. प्रोटॉन्स सर, की आ जो है गए. ना एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1. ये रहा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है हाइड्रोजन से? 1s1. 1s1. ये रहा न्यूक्लियस. हीलियम में न्यूक्लियस ये रहा, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जी, 1s में से ही. ठीक है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, पर इलेक्ट्रॉन 1s में से ही आ रहा है.
तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है 1310 और इसकी एनर्जी है 2370। तो ये एनर्जी क्यों बढ़ी आपके हिसाब से? जी भाई लोग, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा क्यों है? सर वो दो प्रोटॉन हो गए ना, तो ज्यादा वो खींचेंगे अंदर उसको। जी, उधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, सही है। बट इस हिसाब से तो फिर लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं? लिथियम में देखें प्रोटॉन कितने हैं। जी भाई लोग, लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं? आयशा फारूकी हमारे साथ हैं आप? जी सर। कितने प्रोटॉन है लिथियम में? 3। तो उस हिसाब से तो उसकी एनर्जी कहाँ होना चाहिए थी? तो ज्यादा उनसे किससे ज्यादा होना चाहिए थी? ये हीलियम से हीलियम से। और जबकि वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा, उनसे नीचे है कम उनसे। है, हाइड्रोजन से भी कम है। कम होने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, वीक है। कम हो गई। तो इसका मतलब है कोई और फैक्टर भी है जो काम कर रहा है, क्योंकि वहां प्रोटॉन तो नजर नहीं आ रहे। तो अगला फैक्टर है डिस्टेंस या रेडियस। डिस्टेंस आपको काम करते हुए नजर आएगा जब आप कंपैरिजन करोगे हाइड्रोजन और लिथियम का, ठीक है। इसके साथ आपको एक और फैक्टर काम करते हुए नजर आएगा जो कि मैं यहीं से समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ये दोनों फैक्टर यहाँ का अप्लाई हो रहे हैं इस कंपैरिजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन और लिथियम में, या हीलियम और लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम कर लें या हीलियम हीलियम और लिथियम कर लें। चलें हीलियम लिथियम कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, इनके प्रोटॉन्स करीब हैं। जी आयशा, जरा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। 2 1s2 लिथियम, लिथियम क्या है? 1s2 2s1। अब जरा बताओ कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है और लिथियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन हीलियम का 1s2 से निकल रहा है और लिथियम का 1s1 से। लिथियम का 1s1 से निकल 2s2 रहा है। सॉरी 2s1 से। तो 1s और 2s में क्या फर्क है? डिस्टेंस। 2s मतलब सेकंड शेल। 2s न्यूक्लियस से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं। ज्यादा दूर होता है, ठीक है। और दूर हो जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो नेक्स्ट फैक्टर इज, ये देखें स्क्रीन पे, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द अट्रैक्शन फॉल्स off very rapidly with distance. An electron close to the nucleus will be much more strongly attracted than one further away. तो अगर इलेक्ट्रॉन करीब है तो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, और वही इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा दूर होगा तो उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फासला बढ़ने से अट्रैक्शन कम होती है, कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हुई है यहाँ पे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। मैं आपको समझाता हूँ। हीलियम में जो न्यूक्लियस है, हीलियम में जो न्यूक्लियस है ये रहा, इसके और जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालने वाली हैं, इस इलेक्ट्रॉन के बीच कितने और मजीद इलेक्ट्रॉन है? 1s और न्यूक्लियस के बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स है मजीद? 1 कोई भी नहीं है। जिसको निकालना है उसके अलावा 1s2। वो तो उसी जगह पर है ना, बीच में तो नहीं आएगा। बीच का जी मतलब इसे कहते हैं, जी जी। बीच इसे कहते हैं, बीच इसे कहते हैं कि ये आया 1s, उसके बाद 2s 2s1। तो जब आप 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बीच में कौन है? 1s2 ये शील्ड है, इसे क्या कहेंगे? शील्ड।
शील्ड समझाता हूँ क्या होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। फर्ज करें कि ये लिथियम का जो न्यूक्लियस है ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच रहा है, ठीक है। इमेजिन करें कि 2s के इलेक्ट्रॉन खींचकर कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस के पास। रास्ते में बीच में कौन आ जाएगा? 1s2। 1s के इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच रहा था अपने पास 2s वाले, वो तो 1s वालों को भी खींच रहा है, पर 2s वालों को जो खींच रहा है उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो वो नेगेटिव जब न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा तो बीच में जो नेगेटिव है वो उस नेगेटिव को क्या करेगा? रैपिड। रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। न्यूक्लियस क्या करता है जरा समझें, यहाँ देखें। न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, ये अपने पास खींच रहा है इस डायरेक्शन में। बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, ये पुश करना शुरू कर रहे हैं और न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहा है। एज अ नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये अपोजिट एंड कैंसलिंग फोर्सेस हैं फिजिक्स की। तो न्यूक्लियस का पुल क्या हो जाएगा पहले से थोड़ा, अगर ये बीच में ना होते तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर लेबल कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बीच में ये इलेक्ट्रॉन ना होते जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि शील्ड है, ये शील्ड ना होती तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पुल है, न्यूक्लियस जो पुल कर रहा है वो क्या हो जाता? सक्सेसफुल करीब आ जाता। बढ़ जाता ना, पुल इंक्रीज हो जाता। अभी पुल जी। पहले से वीक हो जाएगा क्योंकि बीच में एक पुश आया हुआ है, ठीक है। इसे शील्डिंग कहते हैं। तो जब आप जी। किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच नहीं पा रहा होता उतनी ताकत से जितनी ताकत से वो खींचना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में ना हो तो ये बड़ी ताकत से खींचेगा इसको अपने पास, ठीक है। ये खींच रहा है और ये पुल, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं उसको, तो इसका खींचना थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहीं बीच में 2 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा? कौन सी फोर्स बढ़ जाएगी? पुशिंग। पुश बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट नेट पुल और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और पुल कम हो जाए और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ये जो पुल है ये आपकी वो अट्रैक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सारी। तो इस अट्रैक्शन को हम पुल में से पुश निकालने के बाद तय कर रहे हैं। तो जो आपकी नेट अट्रैक्शन है, नेट अट्रैक्शन वो क्या है? पुल फोर्स में से पुश फोर्स निकालने के बाद बचेगी। पुश फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? पुश फोर्स क्रिएट कर रहे हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो नीचे हैं इलेक्ट्रॉन शेल में। ये बात सबको समझ में आ गई जो बच्चे सुन रहे हैं गुफ्तगू? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। सर समझ में आ गई। अच्छा जी, जिसको कंफ्यूजन होना वो माइक अनम्यूट करके खुद पूछ ले, बाद में पूछकर क्लास का और अपना टाइम जाया नहीं करें, उससे एक फ्लो टूटता है, सही है। अच्छा, इंटरनेट इश्यूज वगैरह होना एक अलग बात होती है और जेन्युइन इश्यूज हैं, पर आप अभी पूछ नहीं रहे वो फिर एक बात गलत है। अच्छा, तो अभी तक हमने 3 फैक्टर लिस्ट डाउन कर दिए। एक तो है प्रोटॉन, एक है डिस्टेंस और एक है शील्डिंग, सही है। ये 3 वो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम ज्यादा होती है। एक चौथी वजह भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो शील्डिंग पे देख ले मैंने नोट्स में क्या लिखवाया हुआ है, क्योंकि देखो बेटा ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है ना, इसलिए मैंने दोबारा वहां नहीं लिखी है क्योंकि आपके पास ये लिखी हुई है। शील्डिंग में मैंने लिखा हुआ है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज। जिस इलेक्ट्रॉन को तुम निकालने वाले हो उसके और न्यूक्लियस के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, द आउटर इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस इतनी तेज मजबूती से उन्हें अपने पास खींच नहीं पाता। दिस लेसनिंग ऑफ द पुल ऑफ द न्यूक्लियस बाय इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये जो कमी हो गई है इस पुल के अंदर, इसको शील्डिंग या
स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम से कम इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो उसका इलेक्ट्रॉन दूर है, थोड़ा डिस्टेंस का फैक्टर है उसमें, डिस्टेंस के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग भी ज्यादा है, उसमें शील्डिंग आ गई है। अगर हम अपनी थ्योरी को प्रूफ करना चाहते हैं कि हम सही कह रहे हैं, तो हमें लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, लिथियम इसकी देखें, हीलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 2370, इसकी फर्स्ट है। लिथियम की फर्स्ट कितनी है 519, बहुत कम है। तो लिथियम का जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा लिथियम में? 1s2 से। 1s2। हाँ, और फिर ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, फिर उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट वही होगा जो किसका है, हीलियम का। उसके अंदर भी शील्डिंग नहीं होगी जैसे कि हीलियम में नहीं है, तो उसकी एनर्जी पता है कितनी है 7300। अब क्यों है ये फोर्स ज्यादा? क्योंकि अब वो आई टू आई कंपेरिजन है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन अब कहां से निकल रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में से, और लिथियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है 1s में। अब क्योंकि दोनों 1s में से निकल रहे हैं, दोनों में कोई शील्डिंग नहीं है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, अब से फैसला कौन करेगा, प्रोटॉन। और जो लिथियम का न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन हीलियम के न्यूक्लियस से ज्यादा है, तो हमारी थ्योरी सही है। प्रोटॉन अपना काम कर रहे थे, दूर हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ये मसला आया था, प्रोटॉन ना काम नहीं हुए थे। ये बात समझ में आई सबको? ये देखें, लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को आप हीलियम की फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं जरा इलेक्ट्रॉन्स आपके आसानी के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ सबके। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था भाई, ये वाला हीलियम का 1s। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है 1s। 1s। हीलियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s से निकल रहा है, पर लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन 1s से निकल रहा है। इसलिए आप इन दो को कंपेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको इन दो को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना 2s, ये तो 1s है ही नहीं। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब एक और सवाल है यहाँ पे, किसके दिमाग में आ रहा है बताओ, क्या सवाल क्रिएट होता है यहाँ पे? सर उसमें हीलियम में दोनों 1s से निकल रहे हैं, तो एक की एनर्जी ज्यादा है एक की कम क्यों? जी बिल्कुल, वेरी गुड, यही सवाल है कि अब अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में से निकल रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, एक ही जैसे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हैं, दोनों में कोई बीच में शील्डिंग नहीं है, दोनों के हालात एक जैसे हैं, तो फिर एनर्जी में मुख्तलिफ फर्क क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो देखें आपका टॉपिक खत्म हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद इसमें एक और फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, वो मैं सिर्फ लिख कर छोड़ रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा, वो हम जब वक्त आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड स्पिन पेयर रिपल्जन। क्योंकि ये फैक्टर ना कोई बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये एक रेयर फैक्टर है, रेयर कंडीशन है, तो पढ़ा है सिलेबस में और ये यूज हो रहा है, तो मैं बताऊंगा उसको बाद में। पर हमेशा हम ये पहले तीन फैक्टर्स देखते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, डिस्टेंस क्या है या रेडियस जिसे कहते हैं, साइज, और शील्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो आपने सवाल किया है ना, क्योंकि आपने मुझसे हीलियम के ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो इसको कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। पहली बात, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब ये होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन में से, एक एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकालो और उसकी एनर्जी का डेटा बताओ, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डेटा, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब होता है जैसे कि हीलियम, हीलियम में आपने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है
वो 2370 है, और आपने कहा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना 5250 है, या जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर मैंने एनर्जी वैल्यू लिख दी हो, बहरहाल वो 5000 की रेंज में ही थी। ये इसकी सक्सेसिव एनर्जी थी। लिथियम का जो सक्सेशन था वो 519 के बाद 7300 था, और उसके बाद उसमें जो थर्ड एनर्जी थी वो 11800 थी। तो सक्सेशन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी सेम एटम की। अब हम हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे, वर्टिकल स्टडी नहीं कर रहे। अब आपने हीलियम को लिथियम से कंपेयर नहीं करना। अब हमें ये पढ़ना है कि लिथियम की पहली एनर्जी 519, दूसरी 7300, तीसरी 11800 क्यों हुई, या हाइड्रोजन की 2370 से 5250 क्यों हो गई, या इसके बाद बेरिलियम की एनर्जी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए यहाँ से देखना। 900, 1760 और 14,800 और 21,000, 14,800 और 21,000, दिस इज द फोर्थ। इसके अलावा हमारे पास है बोरॉन भाई। बोरॉन भाई जो है हमारे, दैट इज 7992420, 7992420, 7992420, 3660, and then we have 25,000. अच्छा भाई जयान भाई, अब आपका सवाल। तो पहली बात नोट करें कि ionization energies for the same atom are in increasing order. वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एक तो पहले बात हमने नोट की, ठीक है। फिर हम नोट कर रहे हैं कि समटाइम्स द इंक्रीज बिटवीन two consecutive ionization energies is very large. कभी कभार वो इंक्रीज बहुत बड़ा है, हमेशा इंक्रीज है। इंक्रीज तो हमेशा है, फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड ज्यादा है, सेकंड के मुकाबले में थर्ड ज्यादा है, ठीक है। यानी कि थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड विच इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो कभी कभार जो है वो इंक्रीज बहुत ही ज्यादा भी आ रहा है। ये दो चीजें नोट करने की। अभी तक जयान ने एक चीज नोट की है, मैं दूसरी चीज की तरफ इशारा कर दिया है। मैं पहले उनकी फर्स्ट चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये 2370 से 5250 क्यों हुई, और कल की क्लास में हम सेकंड पार्ट को पढ़ सकेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। तो जयान भाई जरा यहाँ देखें, हीलियम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे ओ लेवल स्टाइल से, बल्कि ओ लेवल नहीं, ए लेवल स्टाइल से ही चलते हैं। आपको इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है भाई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने कहा 1s में पड़े हुए हैं, ये रहे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एनर्जी है ना हीलियम की 2370, जैन भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। 2370 जो एनर्जी है ना, वो इन दोनों में से ना जी किसी की भी हो सकती है, अपवर्ड एरो वाला हो या डाउनवर्ड एरो वाला हो, स्पेसिफिक नहीं है वो, ठीक है। ओके सर। 370 जी जो भी पहले निकलेगा ना उसकी एनर्जी हो जाएगी, सही है। उसके बाद जो भी दूसरा बचेगा, जो भी दूसरा बचेगा, जो भी दूसरा बचेगा ना
आवाज आ रही है रैन भाई? उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसकी जी। वजह यह है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको कितने प्रोटॉन्स खींच रहे हैं? पहले जो खींच रहे हैं उसको 2 खींच रहे हैं, पहला जो निकल रहा दो खींच रहे हैं, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन भी तो दो हैं, उन दो की फोर्स 2 पे डिवाइडेड है, 2 पे डिवाइडेड है, है। जी। ठीक है। बाद में उन दो की फोर्स 1 पे फोकस है। एक पे लग रही है। देखें, जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाते हैं, प्रोटॉन कितने रहते हैं? प्रोटॉन वही रहते हैं सेम। तो प्रोटॉन की अट्रैक्शन बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है। जैसे एक एटम की बात करते हैं सोडियम की, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। जी। तुमने जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन कितने 10। बचे? 11। अब वो 11 11। प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन 9 रह जाएंगे, प्रोटॉन रहेंगे आपके प्रोटॉन 11। 11, 11। फोर्स और बढ़ जाएगी। तो हर दफा फोर्स पहले से बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो आयन बन जाता है, कैटाइन। कैटाइन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है कम हो जाते हैं। जी। जिसकी जी। वजह से फोर्स हमेशा बढ़ रही होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। जी सर, समझ में। बाकी बच्चों को बेटा समझ में आई टॉपिक यहाँ तक कि हमेशा फोर्स बढ़ती क्यों है? ये बात आपके नोट्स में लिखी हुई है, सही है। वो नोट्स पढ़िएगा, कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, नोट्स पढ़ लीजिएगा, इसको यहीं से आगे लेके जाएंगे टॉपिक को, सही है। सर वो मल्टीपल स्टेटमेंट की क्वेरीज कब कराएंगे आप? मल्टीपल स्टेटमेंट अभी जब आयनाइजेशन एनर्जी खत्म होगा ना भाई टॉपिक, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है सर। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।